तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, उसका कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हमें कैसे पता चला कि अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत डिफरेंट रीजंस दिए फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो आज हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थ की जियोग्राफिक एक्सिस क्या होती है। अर्थ की जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ, तो अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, दैट एक्सिस इज नोन एज जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ। तो ये वाली एक्सिस जो है, इसके अबाउट अर्थ रोटेट करेगी, तो इस एक्सिस को हम बोलेंगे जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ। इसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ एक मैग्नेट है तो अर्थ के पास नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। तो अर्थ ऐसी लाइन जो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल उनको ज्वाइन करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। द लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो इट मीन्स वी हैव टू काइंड ऑफ एक्सिस, one is geographic axis and other is magnetic axis। उसके बाद आता है हमारा इक्वेटर। तो इक्वेटर एक प्लेन है जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में काटता है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में काटेगा, तो उसको बोलते हैं इक्वेटर। तो ये है हमारा इक्वेटर। उसके बाद मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या रहता है कि एक वर्टिकल प्लेन जो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस से पास करे, उस प्लेन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सपोज दिस इज द वर्टिकल प्लेन विच इज पासेस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी तरह से जियोग्राफिक मेरिडियन होगा। जियोग्राफिक मेरिडियन ऐसा प्लेन जो अर्थ की जियोग्राफिक एक्सिस से पास करे वर्टिकली, तो इसको बोलेंगे हम जियोग्राफिक मेरिडियन। तो हमारे पास दो तरह के रहेंगे वर्टिकल प्लेन्स। जैसे दो एक्सिस हैं तो वैसे ही दो तरह के मेरिडियन रहेंगे। वन इज द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड अदर इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ऐसा वर्टिकल प्लेन जो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस के वर्टिकली उसको पास करे, उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो अर्थ की जियोग्राफिक एक्सिस को वर्टिकली पास करे, उसको बोलेंगे हम जियोग्राफिक मेरिडियन। उसके डायग्राम में यहां पे आप देखेंगे, दीज आर द पोल्स एंड दिस इज द इक्वेटर। These are the poles and this is the equator। और इक्वेटर और पोल्स के बीच में एंगल जो होगा हमारा होगा 90 डिग्री का एंगल रहता है। तो पोल्स, एक वन पोल इज दिस, अदर पोल इज दिस। These are magnetic poles। These N और S are the magnetic poles of the earth and these are there is some angle between the magnetic and geographic axis of the earth। उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या रहते हैं? तो अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो अर्थ के ऊपर किसी पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, यानी उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के बारे में कंप्लीटली डिस्क्राइब करें, उनको बोलेंगे हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। वंस अगेन, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ वो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, अर्थ के वो फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगी जो किसी भी पॉइंट अर्थ के ऊपर किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की और उसकी डायरेक्शन जो है उसके बारे में कंप्लीटली बताती हैं, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो जो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ है वो हमारे पास होते हैं तीन। पहला मैग्नेटिक एलिमेंट है वो है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से।
तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिक एक्सिस, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिक एक्सिस। जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है ये, और ये हमारी थी जियोग्राफिक एक्सिस, सपोज दिस इज द अर्थ। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा, इसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब दूसरी तरह की डेफिनेशन अगर मेरिडियंस की टर्म्स में हम बात करें तो इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, तो उसको भी हम बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसको हम एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन इसको हम एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, हम इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। यह भी एक एंगल है जो कि बनता है मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में यह एंगल बनता है। उस एंगल को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, और हम इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं या बी एच से भी डिनोट करते हैं। कई बार हम इसको इस तरह से बी एच भी लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या होगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। BH हमें कैलकुलेट करना है और इसको हम H भी कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ इस तरह की डायग्राम है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ BE से रिप्रेजेंट किया, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ये इसका आ गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट और जो ये आ गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये जो डार्क लाइन है ये वाली, ये इसका है मैग्नेटिक मेरिडियन और जो डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये इसका है जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। हम इसको एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि BE जो है इट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH दैट इज BE cos डेल्टा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो रहेगा V दैट इज BE sin डेल्टा। हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर और ऐड कर लेंगे। तो स्क्वायर और ऐड करेंगे तो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस BE स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा। तो इस साइड BE स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ गया cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है,
1 होता है तो बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर आ जाएगा साथ में इंटू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम बी एच को इधर ही रहने देंगे और बी वी जो है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो बी ई स्क्वायर माइनस बी वी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम बी एच जो है ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट बी ई स्क्वायर माइनस बी वी स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब हमें अगर डेल्टा निकालना है तो डेल्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन को मैं 1 मान लेता हूं और दूसरी इक्वेशन को मैं 2 मान लूंगा, और हमें क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन जो है उसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाई 1, तो मेरे पास आएगा बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू बी ई साइन डेल्टा अपॉन बी ई कॉस डेल्टा। बी ई से बी ई कैंसिल हो गया, तो बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू tan डेल्टा आ जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना हो तो tan डेल्टा यहां से आ जाएगा। अब यहां से भी मैं कोई भी कंपोनेंट जो उसको फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर मुझे जो न्यूमेरिकल है उसमें मुझे डेल्टा दिया हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट दिया हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकता हूं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिए हैं तो मैं डेल्टा जो है उसको निकाल सकता हूं। अब जो डेल्टा की वैल्यू है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होगी, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होगी। डेल्टा की वैल्यू अलग अलग जगह पे, तो अगर हम बात करें इक्वेटर की, अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे डेल्टा की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेटर के ऊपर तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, बी एच इज इक्वल टू बी ई कॉस डेल्टा, और डेल्टा क्या है 0 इक्वेटर के ऊपर, तो बी एच विल बी इक्वल टू बी ई। ये हमें बता रहा है कि इक्वेटर के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के इक्वल होगी, और ये होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से अगर हम पोल्स की बात करें तो यहां पे डेल्टा जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी इक्वेटर से अगर हम यहां से चलते हैं इक्वेटर, अगर हम यहां से चलते हैं, इक्वेटर से चलते हैं इधर को, तो डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होती है। यहां पे डेल्टा की वैल्यू 0 होगी और यहां पे डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो डेल्टा की वैल्यू इक्वेटर से पोल्स की तरफ को इंक्रीज होती है अप टू 90 डिग्री। तो पोल्स के ऊपर अगर हम देखें तो डेल्टा क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। तो अगर हम यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें तो बी ई इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री आएगा, और कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इज इक्वल टू 0 एट पोल्स, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी।
तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी और उसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो इक्वेटर पे होती है और उसकी मिनिमम वैल्यू पोल्स के ऊपर होती है। अगला हमारा है क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो क्यूरी लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये कहता है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को, चाहे वो पैरामैग्नेटिक का हो या फेरोमैग्नेटिक का मटेरियल रहे, अगर हम उसके किसी सैंपल को मैग्नेटाइज करते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अगर उसके किसी सैंपल को हम मैग्नेटाइज करते हैं, मैग्नेटाइज किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितनी मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर आई, कितना वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि कितनी हम उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी मटेरियल को, चाहे पैरामैग्नेटिक का हो फेरोमैग्नेटिक का हो, तो इंटेंसिटी उतना ज्यादा ही मैग्नेटाइज होगा, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी कि कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा। दूसरी क्यूरी लॉ के अंदर कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, I is inversely proportional to temperature. I is inversely proportional to temperature. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी भी पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इट विल बी, एंड दिस इज नोन एज क्यूरीज लॉ। अब हम करने जा रहे हैं हिस्टेरेसिस कर्व। तो हिस्टेरेसिस कर्व जो है वो ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड, अगर हम किसी पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसके सैंपल को अगर हम मैग्नेटाइज करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। सपोज मैंने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी बी, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, बी है। ओके, तो उसमें क्या होगा, उसमें मैग्नेटिज्म आना शुरू हो जाएगा, वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, मतलब जिसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो हिस्टेरेसिस कर्व जो है, इट इज अ ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल ऑफ द पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हिस्टेरेसिस कर्व जो है ये हमें बताएगी कि अगर कोई सब्सटेंस है, हमने उसको मैग्नेटाइज किया। आप अगर छोटा सा एक एग्जांपल लें कि अगर हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई नेल्स हैं या हम पेपर पिन्स हैं, अगर हम उनको किसी मैग्नेट के साथ कुछ दिनों के लिए रख दें, तो वो जो पेपर पिन्स है वो भी मैग्नेट बन जाती हैं, ठीक है। पर उनका मैग्नेटिज्म जो है धीरे धीरे क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। या ऐसा हो सकता है कि अगर हम कोई नेल ले लें, आयरन की नेल ले लें, उसको किसी मैग्नेट के साथ रखें, तो जितनी देर जो नेल है वो मैग्नेट के साथ रहेगी, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। जैसे हम उसको हटा लेंगे तो वो पूरी तरह से उतनी स्ट्रेंथ के साथ मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी, पर उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म बच जाएगा, और उस थोड़े बहुत मैग्नेटिज्म को हम बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, या उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो इसमें हमें यह पता चलता है कि जो हमारा कोई भी पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल है, उसमें कितना मैग्नेटिज्म बचा अगर हम उससे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो उसको हटा लें, और उसमें उसका जो है जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है वो कैसे जीरो हो सकता है और कब जीरो होगा। तो ये भी हमें हिस्टेरेसिस कर्व से पता चलता है। तो हिस्टेरेसिस कर्व जो है वो कुछ इस तरह की रहेगी। मैंने ये H लिया है, H इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ऊपर की तरफ को मैंने लिया है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। H इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ को दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, इधर को
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा सैंपल है पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, वो सैंपल जो होगा मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी इंटेंसिटी जो है मैग्नेटाइजेशन की वो इस तरह से इंक्रीज होगी। अब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अगर रिवर्स कर लें, उसको जीरो की तरफ को लाएं, तो होना क्या चाहिए था कि जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को जीरो की तरफ ला रहे हैं तो जो उसकी मैग्नेटाइजेशन है, यानी यहां पे वो पीक पे इतना फुल मैग्नेटाइज हो गया जब ये वैल्यू हमारी आगे की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहां है तो उसकी पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया। पर जैसे हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को यहां से वापिस ला रहे हैं और जैसे हम उसको जीरो की तरफ ला रहे हैं, तो जैसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो तक पहुंचती है तो वो जो सैंपल है मैग्नेटिक मटेरियल का, उसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बच जाती है, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है कि वो पूरी, अगर हमने मैग्नेट के पास रखा तो मैग्नेट बन गया, अगर हमने मैग्नेट हटाया तो मैग्नेट नहीं रहा। ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म जो है वो बच जाता है और उस बचे हुए मैग्नेटिज्म को हम बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको रिवर्स डायरेक्शन में लाएं, रिवर्स डायरेक्शन में लाने का तरीका यह है कि जहां पे पहले नॉर्थ पोल था उसको साउथ कर दो, साउथ पोल को नॉर्थ पोल कर दो। तो अगर हम उसको रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो उसको लेके आएंगे तो एट पॉइंट सी के ऊपर जो उसमें बचा हुआ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वो सैंपल जो है वो पहले की तरह एक नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा, उसमें कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, the value of applied magnetic field at which the residual magnetism of the sample of paramagnetic or ferromagnetic substance becomes zero, ये वाला मैग्नेटिज्म जो है ये क्या हो जाएगा, यहां पे आके जीरो हो जाएगा। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की रिवर्स डायरेक्शन में वैल्यू at which the residual magnetism becomes zero, that is known as coercivity, that is known as coercivity। तो ये जो वैल्यू रहेगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की रिवर्स डायरेक्शन में जिस पे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो होगा, तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे कोर्सिविटी। अब हम करने जा रहे हैं टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो टेंजेंट लॉ मैग्नेटिज्म जो है इसमें क्या है कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर रखें तो वो बार मैग्नेट कुछ समय के बाद खुद को उन फील्ड के साथ किसी एंगल थीटा के ऊपर खुद को अलाइन कर लेता है। तो मेरे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक मैग्नेटिक फील्ड है B और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है BH। मैंने एक बार मैग्नेट लिया NS और उसको मैंने इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने रख दिया। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, मैग्नेट जो है खुद को अपने आप ही अलाइन कर लेगा एट सम एंगल थीटा। तो इस केस में फिर हमारे पास क्या आएगा, B इज इक्वल टू BH tan थीटा। अब ये कैसे अलाइन हुआ, मतलब इसके ऊपर टॉर्क लगा। तो पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B के कारण, मैग्नेटिक फील्ड B जो है उसके कारण कितना टॉर्क लगता है। तो टॉर्क ड्यू टू टाउ क्या होता है, हमने रिलेशन पढ़ा है, पोल स्ट्रेंथ इनटू एंड साइन ऑफ एंगल विद B। तो B के साथ इसने एंगल बनाया 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा टाउ, इसको टाउ 1 ले लो, M B और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसको ले लो आप 1। इसी तरह से अब इस मैग्नेट के ऊपर जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड BH है वो भी क्या करेगी, फोर्स लगाएगी या टॉर्क लगाएगी
हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हम किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब दोबारा से जो दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड वो भी टॉर्क लगाएगी, तो वो टॉर्क क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, बी एच है, और एंगल कितना बन रहा है, बी एच के साथ थीटा एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा एम बी एच साइन थीटा। इसको मैं इक्वेशन 2 ले लूं। जब मैग्नेट जो है खुद को अपने एक्सिस के साथ अलाइन कर लेगा तो उस केस में क्या होगा कि टाउ 1 जो है ये टाउ 2 के इक्वल हो जाएगा। जब टाउ 1 टाउ 2 के इक्वल हो गया तो उस केस में क्या आएगा मेरे पास, एम बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम बी एच साइन थीटा। यहां से एम से एम कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा उधर चला जाएगा, बी एच को इधर ले आइए, तो b इज इक्वल टू बी एच एच tan थीटा विच इज द टेंजेंट लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो टेंजेंट लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से हमें रिलेशन मिल रहा है किन किन के बीच में, कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस अगर हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स अगर हमारे पास हैं, तो उनके अंदर अगर हम किसी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को अगर उसके अंदर हम रखते हैं तो मैग्नेट खुद को अपने आप ही उन दोनों एक्सिस के बीच में अलाइन कर लेता है। और उस केस में अगर एक फील्ड है बी, दूसरी फील्ड है बी एच, तो और थीटा अगर एंगल है तो जो टेंजेंट लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है वो होगा बी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा। तो इसके साथ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो हमारे नेक्स्ट जो वीडियोस रहेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर्स रहेंगे, उसमें जो अगला लेक्चर रहेगा इसी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, तो उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो सेकंड यूनिट में हमने करंट पढ़ा, करंट कैसे फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं। अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज है वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, लॉरेंट्ज फोर्स लगती है। उसके बाद हमने किया कि एक कंडक्टर है उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो जो अगला हमारा चैप्टर आने जा रहा है उसमें हम पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।